मेरा नाम अजित विक्रम सिंह है। मैं एब्रो इंडिया लिमिटेड एब्रो रिसाइकलिंग का प्रेसिडेंट हूँ। मैं पैन इंडिया पूरे भारत वर्ष से जितना भी प्लास्टिक का स्क्रैप है उस स्क्रैप की टीम को लीड करता हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी टीम है जो पूरे हिंदुस्तान से जो भी प्लास्टिक का स्क्रैप मिलता है हमारे को, हम सबसे खास बात यह है कि हम प्लास्टिक के दोनों फॉर्म में काम करते हैं। हम फ्लेक्सिबल स्क्रैप पे भी काम करते हैं, हम रिजिड पे भी काम करते हैं। ये काम सब लोग नहीं करते हैं। आज हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो बोलेंगे कि हम भी रिसाइकलिंग का काम करते हैं, बट वो चूजी होते हैं। कोई रिजिड में करेगा, कोई साफ मटेरियल में करेगा, कोई पर्टिकुलर में करेगा, बट हम ओपन है ए टू जेड। यानी फ्लेक्सिबल में कुछ भी हमें स्क्रैप मिल जाए, चाहे वो डस्टी हो, नॉन डस्टी हो, वेट हो, ड्राई हो, हम सारा स्क्रैप फ्लेक्सिबल लेंगे। चाहे सीमेंट, पाउडर, पुट्टी, जंबो, लिनो, राइस, सॉल्ट, एनी काइंड ऑफ बैग्स, फिल्म ले लेंगे, ब्यूटी फिल्म ले लेंगे, पन्नी ले लेंगे, एनी काइंड ऑफ फिल्म, रोल ले लेंगे, प्रिंटिंग वेस्ट ले लेंगे, एडेसिव ले लेंगे। सो ये फ्लेक्सिबल में हम कुछ भी ले सकते हैं। सेम हम रिजिड की बात करें तो चेयर हो गया, बॉटल हो गया, रिजिड में बास्केट्स हो गए, सो एनी काइंड ऑफ रिजिड। तो आपने देखा होगा मेरे प्लांट में हमारा दो सेपरेट प्लांट है, एक रिजिड का प्लांट है और एक फ्लेक्सिबल का प्लांट है। सो वी आर द ओनली वन इन इंडिया जो इस चीज को मैं क्लेम कर सकता हूं कि प्लास्टिक स्क्रैप में एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक स्क्रैप, पॉलीप्रोपिलीन हो, बीओपीपी हो, हम किसी भी फॉर्म में हो ले सकते हैं। और लेके आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक तो इतनी अच्छी मशीन है, हाईटेक मशीन है, बहुत इनोवेटिव तरीके से क्वालिटी के साथ हम लोग काम करते हैं। मैंने आपको अपना R&D सेंटर दिखाया ताकि कल मार्केट में कोई ये ना कह सके कि हम कोई स्क्रैप का मटेरियल लेके कोई हम खराब माल बना रहे हैं। सो स्क्रैप से हम मटेरियल जो भी बनाते हैं उसको हमारा जो भी ISI का स्टैंडर्ड है, जो भी क्वालिटी नॉर्म्स है प्रोडक्ट के, उसको प्रॉपर अपने R&D सेंटर में चेक करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं मार्केट के साथ में, और हम क्लेम करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में और मार्केट जो प्रोडक्ट है उससे हम 20 है, 19 नहीं है। ये चीज हम क्लेम करके मार्केट में माल बनाते हैं। और हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस चीज को इस तरह कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में सपोर्ट कर रहे हैं, जहां पे वेस्टेज से हम वेल्थ की तरफ क्रिएशन कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर मैं प्लास्टिक का वेस्ट खरीद के उसका मैं कोई इनोवेटिव तरीके से प्रोडक्ट बना रहा हूं और वो प्रोडक्ट आज हिंदुस्तान का कोई भी खरीद रहा है तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी कि जो कल तक वेस्टेज था जो जीरो मनी में कन्वर्ट हो रहा है। सो वेस्ट टू वेल्थ इज आवर मिशन। सो इसी मुहिम हम लगे हुए हैं, एब्रो रिसाइकलिंग से जुड़ा हुआ है। मैं सबसे बोलूंगा कि आपके आसपास जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहें सबका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। के बारे में अच्छा, आप जब मुझे बोलेंगे गुड आफ्टरनून एवरीबडी, my name is Nikhil Agarwal. I am a director at Abro Recycling, and today we are honored to have all of you here. What we are doing at Abro Recycling is we are taking the plastic waste of this country and trying to repurpose it, creating wealth for everybody around the world. So we as a company have certain inbuilt machineries which we have bought. We have bought some capabilities where we are able to separate polymers as well as colors and convert that into granules for the end use, wherein what we are trying to do is bring the cost down for the brand owners so that they can meet the EPR compliant rules, as well as repurpose the scrap so that they are able to take the best benefit out of it. And we believe that this opportunity in our country of ours with such a large consumption story and the growth of this country has to be massive in the times to come. Automatically, proportionally speaking, plastic will increase. So we look forward to being a contributor to making our planet, our country clean, swachh, as well as repurposing the plastic waste into something real for a real use. Thank you. एक प्लास्टिक पैक बॉटल एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में, मतलब कुर्सी या टेबल या कुछ भी है, उसका पहुंचने में कितने स्टेप से होकर गुजरता है? एक प्लास्टिक पेट की बॉटल, हाँ। जो पेट की बॉटल होती है, लेट्स से जो पेट बॉटल बनाते हैं, जैसे वरुण बेवरेजेस हो गए, बड़े बड़े नाम हैं, वो लोग, जैसे आपने कोको कोला पिया और वो फाइनली एक टीयर 2 टीयर 3 सिटी में एक कबाड़ में पहुंच जाता है। आज जो लोअर लेवल के कबाड़ीज़ हैं, बिल्कुल बॉटम लेवल के, वो लोग उसको कलेक्ट करते हैं बॉटल्स को, एंड वो अपने उसके बड़े को देते हैं, उससे बड़े को फाइनली एक एग्रीगेटर के पास सारी पेट बॉटल जाती है, एंड देन वो बेल फॉर्म में सारी पेट बॉटल्स आपके पेट रिसाइकलर्स के पास जाती है। हम लोग पॉलीप्रोपिलीन HDPE में मेजरली डील करते हैं, हम लोग पेट में नहीं डील करते हैं अभी। एंड जो हमारा फोकस है वो ये है कि जो रिसाइकल्ड पेट जो रिसाइकलिंग कर रहा है उसका जो बॉटल कैप आता है, हम उसका मेटेरियल लेते हैं जो PPE मिक्स होता है फॉर द पर्पस ऑफ सेपरेशन इन पॉलीमर एज वेल एज कलर। हमने वहाँ पर देखा कि जो इस तरह की प्लास्टिक है जो बोरियों की शक्ल में होता है, उसको पहले वॉश किया जाता है, तो उस वॉशिंग में कितना लीटर पानी खर्च होता है?
सो ये सारा पानी जो है ये ईटीपी प्लांट के थ्रू सस्टेनेबली चलता रहता है। आपने एक बार टैंक को अपना फिल कर दिया तो देन इट इज़ सस्टेनेबल, इट इज़ नॉट, नो वाटर इज डम्प्ड ऑन लैंडफिल or any contaminated water is sent through the system. So our thought is very clear. We want to be the protector of environment. We don't want to be contributing to any environmental pollution. Obviously, a part of the cleaning process requires a certain amount of water, which depends on material, depends on the tank capacity, depends on the washing line. So let's say our washing line, there's a certain requirements which we can discuss. I can get a specific number for you, and that is treated through ETPs and STPs, so that there is no effluent which is discharged into the ground at all. और एक ऑब्जेक्ट को कितने टाइम तक हम यूज़ कर सकते हैं, कितनी बार रिसाइकल हो सकता है? I think मैम there is no end to recycling. Why? Because आप 7-8 टाइम्स रिसाइकल करने के बाद उसकी फाइनली वो प्लास्टिक रोड में तो जा ही सकता है, रोड कंस्ट्रक्शन में, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी बिलीव दैट देयर आर स्टेजेस ऑफ रिसाइकलिंग। जब वो अपनी केमिकल कॉम्पोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर जाता है, जब उससे आप नहीं निकाल पाते हो, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डंप इट इन अ वे दैट इज़ सस्टेनेबल फॉर दिस कंट्री, विच इज़ रोड कंस्ट्रक्शन। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बढ़ना है एंड अभी तो शुरुआत हुई है, और रोड कंस्ट्रक्शन जिस तेज़ी से चल रहा है, इफ़ वी आर एबल टू, इफ गडकरी जी इज एबल टू पुट दैट प्लास्टिक इन देयर, व्हाट अ ग्रेट थिंग टू डू, बिकॉज रोड कंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी मैसिवली डन। तो आपकी तारीख में हमें प्लास्टिक से डरना चाहिए या नहीं? देखिए साहब, ये देखिए, डरना तो कोई चीज़ से डरना तो चाहिए नहीं, हमको उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना चाहिए जिसकी तरफ हम वर्क कर रहे हैं, जिसमें हमको पता है हम आने वाले वक्त में कोशिश करेंगे कि हम अपनी पूरी कैपेबिलिटी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें एंड उसको सस्टेनेबल बना सकें, सर्कुलर बना सकें, क्योंकि प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है ही, और उसके बिना हमने जितनी भी एडवांस इकोनॉमीज भी देखी है, उधर प्लास्टिक इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ। इट इज़ नॉट दैट इट इज़ नॉट देयर, इट इज़ जस्ट दैट उसकी सर्कुलर इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है, और हमारे देश में अब हम वो सब करने जा रहे हैं। एब्रो इंडिया पब्लिक से क्या कंट्रीब्यूशन चाहता है? आपका प्यार, एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑनेस्टली आई बिलीव दैट सपोर्टिंग दीज इनिशिएटिव्स थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, through helping us out in any form of plastics which you would want to donate, we would be happy to take, we would be happy to discuss on that. नमस्कार, मेरा नाम सुशील अग्रवाल है। मैं एवरो AVRO एवरो इंडिया लिमिटेड गाज़ियाबाद बेस्ड कंपनी का चेयरमैन हूँ, जो प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर बना रही है पिछले 24 साल से। इसके साथ साथ मैं एवरो रीसाइक्लिंग लिमिटेड गाज़ियाबाद बेस्ड कंपनी का भी चेयरमैन हूँ, जो इसी की 100% ओन सब्सिडरी है। ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, 24 साल से काम कर रही है, भारत की 4th लार्जेस्ट कंपनी है जो प्लास्टिक फर्नीचर बनाती है। और सौभाग्य की बात यह है कि ये कंपनी ने 24 साल पहले 80% से ज़्यादा रिसाइकल प्लास्टिक यूज़ करके फर्नीचर बना के पूरे भारत के अंदर डेमोन्स्ट्रेट करके लोगों को बताया, सिखाया, समझाया कि ये करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। लोगों को पहले भरोसा नहीं था कि रिसाइकल प्लास्टिक से क्या फर्नीचर बन सकता है, क्या ड्यूरेबल होगा, स्टेबल होगा। हुआ। उसके बाद में हम लोगों ने 1 साल के पहले 3 साल की गारंटी दे करके और प्राइस को 40% चीपर करके पूरे देश का, समाज का निर्माण किया, कल्याण किया। लोगों ने उसको खरीदना शुरू किया। आज 5,000 करोड़ रुपए का इकोसिस्टम भारत के अंदर जो खड़ा हुआ है, उसकी देन हम हैं। सुशील अग्रवाल, ये एवरो इंडिया लिमिटेड, या मुझे लोग प्यार से डैडी ऑफ प्लास्टिक भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने जिस प्रकार का जो काम किया, तो लोग बोलते हैं ये तो इंडस्ट्री के पापा हैं। एक हो जाता है कभी कभी ना, इंसान इज्जत से, प्यार से बातचीत करने लग जाता है। मुझे लगा कि जो हमने किया वो ठीक था, कोई बात नहीं, लेकिन छोटा था। ये हमारे देश की प्रॉब्लम बड़ी है। कैसे बड़ी है वो बताता हूँ। आज पूरे भारत के अंदर 25 मिलियन मेट्रिक टन, यानी कि 2.5 करोड़ टन हर साल प्लास्टिक हम कंज्यूम करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, जो भी करते हैं, बनाते हैं। उसमें से 10 मिलियन मेट्रिक टन, यानी कि 40% माल जो प्लास्टिक स्क्रैप है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। सिंगल पाउचेस के हिसाब से, मिल्क पाउचेस, सैरी, शर्ट कवर, आपके सीमेंट बैग, पुट्टी बैग, आप सोच के देखिएगा, कैलसेट के, इनके सबके बैग, आपके दिमाग में आएगा कि हाँ भाई इतनी सारी आइटमों का हमें पता ही नहीं, सीमेंट के बैग का क्या होता है, कंटामिनेटेड बैग का क्या होता है। मैं बताता हूँ क्या होता है। उन सारे बैगों को या उन सारे आइटम को 24% ही मात्र रिसाइकिल किया जाता है। बाकी का सारा माल जो 26,000 टन पर डे भारत के अंदर डंप कर दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं रिवर्स के अंदर, ओशन में जाता है, गली मोहल्ले में
अपने जो एनिमल्स है वो खा लेते हैं, मर जाते हैं। और इसी प्रकार से मान के चलेगा कि अगर जो उसको जला दे तो जलाने से प्लास्टिक उसके अंदर हार्मफुल गैसेस निकलती है, उसको फ्लोरेंस बोलते हैं। वो गैसेस अगर जो जाती हैं तो लंग्स में जाके डैमेज करके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कर देती है, तो इन्हें के जला नहीं सकते। और अगर छोड़ देवें तो 100-200 साल गलता नहीं है, और गलेगा तो जहाँ गलेगा उस सॉइल को टॉक्सिक बना देगा। तो हमने जहर पैदा तो कर दिया, जहर को कंट्रोल करना नहीं आया, इसको रिपर्पस कैसे करना है किसी को समझ नहीं आया। ना किसी ने कभी कोशिश की। आज बड़े से बड़े कॉर्पोरेट भारत के अंदर जितने बड़े लोग काम कर रहे हैं, वो चाहते तो रिवर्स मैकेनिज्म शुरू कर सकते थे, वेंडिंग शुरू कर सकते थे कि चलो एक काम करो, बॉटल वेंडिंग मशीन लगा दी है, जिसको चाहिए उसमें डाल दीजिएगा और हम आपको 54-58 1 रुपया कुछ ना कुछ इंसेंटिव दे देंगे। किसी ने कोई कोशिश नहीं करी। उन्होंने कहा दिल खोल करके प्लास्टिक का एप्लीकेशन बढ़ाना बढ़ाइएगा। आज 2025 में अगर जो 25 मिलियन मेट्रिक टन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि 2035 में यह आंकड़ा बढ़ के 60 मिलियन मेट्रिक टन हो जाएगा, 6 करोड़ टन। और आपको सुन के दुख होगा कि उसमें 35 मिलियन मेट्रिक टन यानी कि 3.5 लाख टन जो है, 3.5 करोड़ टन जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा सिस्टम के अंदर, जो फैल जाएगा। यानी कि आने वाले वक्त में अगले 25 साल के बाद पूरा भारत प्लास्टिक के अंदर बह रहा होगा, तैर रहा होगा, लोग उसमें जी रहे होंगे। हमारे बच्चे छोटे छोटे उम्र में बीमार क्यों पड़ते हैं? माइक्रो प्लास्टिक जब से पैदा होते हैं, पुप्सी की बॉटल लेने से करके पानी की बॉटल से लेकर के हर चीज़ प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। आपको क्या लगता है प्लास्टिक का पेट में नहीं जाता? ये गलत फहमी में कोई ना रहे। मैं कंफर्म करने को तैयार हूँ साइंटिफिक रीजन के साथ में कि वो सब प्लास्टिक जब बॉडी के अंदर जाएगा वो पूरे बॉडी के पार्ट्स को कंटेमिनेट करके उसको डैमेज कर देता है। लोगों की इम्यूनो चेंज हो जाती है, डीएनए चेंज हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी होने जा रही है। इसलिए आज आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी बहुत तेज़ी से बीमार पड़ते जा रहे हैं। ये आज के हालात हैं, जबकि हवा, जिससे हम मानते हैं कि हवा को हम ब्लेम करते हैं, हवा ही नहीं पानी भी ब्लेम करते हैं। साथ साथ में आप मान के चलिए आपके खान पान का भी ब्लेम है जो हमारे साथ में थोप दिया गया है। यानी कि हम एक मानव रूप में ज़िंदगी जीना चाहते हैं। पहले बहुत अच्छा था, 10,000 साल पहले कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ज़िंदगी वजह से जी तो रहे थे। आज सुविधा होने के बाद हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, दुखी है, डिप्रेशन में है, सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सामाजिक जो इस समय अपना संस्कृत बना हुआ है वो बहुत ही गलत बन चुका है। इसमें हम लोगों ने अभी क्या किया है कि अपने पास जितना भी प्लास्टिक इस समय ऐसा कचरा जो होता है जिसको कोई उठाता नहीं है, हम उठा करके उसको अपने पास वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस करके और उससे हम पिछले 3 सालों से अपना फर्नीचर बना के डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि हम ये काम कर सकते हैं। साथ साथ में उस प्लास्टिक से जैसे बम्पर, डैशबोर्ड, हेडलाइट, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स है या इस प्रकार के कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है जैसे वॉशिंग मशीन है, एयर कूलर्स है, ये सब लोगों को भी माल दे रहे हैं, वो बना रहे हैं। जो माल 115 रुपये किलो में खरीदते वो माल उनको लेस देन 75 रुपये किलो में हम दे रहे हैं। और हम भी जो प्लास्टिक 100 रुपये किलो में खरीदते, हम मात्र अपने पास जो प्लास्टिक उठाते हैं इससे स्क्रैप से जनरेट करने के बाद 35 से 40 हमारी कॉस्ट आ जाती है। यानी कि 40 रुपये के माल प्लास्टिक से 100 रुपये का प्लास्टिक हम रिप्लेस कर रहे हैं। जो इम्पोर्ट होता, फॉरेन एक्सचेंज जाता, उसको हमने बचाया। साथ साथ में हर 1 किलो रिसाइकल प्लास्टिक यूज़ करने से 2.5 किलो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बचता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम उसके लिए बहुत बड़ा कारण है। साथ साथ में रेवेन्यूज क्रिएट कर रहे हैं, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। पहले 5,000 करोड़ का इकोसिस्टम क्रिएट किया था 24 साल पहले, आज पूरे देश के अंदर 5 लाख से लोगों को जीविका देने का आधार बना रहे हैं। साथ में 50,000 करोड़ का इकोसिस्टम करना चाहते हैं। और भारत के अंदर जो प्लास्टिक का पर्यावरण है उससे भारत को बचाने की एक मुहिम है, उसको मूवमेंट बना के हम सोचते हैं कि हमें इसको आगे लेके जाना है। पूरे भारत के अंदर इसके जोत से जोत जलानी है ताकि समाज के अंदर जो प्लास्टिक के कारण आज हम लोगों को डर नहीं लग रहा है, ये डर एक दिन ऐसा साबित होगा कि उसको संभाल नहीं पाएंगे। उससे पहले इसको कंट्रोल कर ले। और ये हमारी जनरेशन पहली और आखिरी जनरेशन है जो इसको देख पाएगी, संभाल पाएगी। अगली जनरेशन को मौका नहीं मिलेगा और हम चाहते हैं इसको बहुत ईमानदारी से किया जाए। मैं आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ पूरे देशवासियों से, आपका प्लास्टिक का कचरा हो, जैसे भी जो भी हो, आप हम तक पहुँचाएँ। हमारे नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, हम उसको कैसे मंगवाना है वो देखा जाएगा। रीपर्पस करके उसे इतने शानदार प्रोडक्ट बना देंगे कि आपको कभी विश्वास भी नहीं आएगा कि रिसाइकल से बनाए, फ्रेश से बनाए। और सबसे बड़ी बात गर्व क्या होगा कि आप पर्यावरण का ख्याल कर रहे हैं, आप प्लानट का ख्याल रख रहे हैं, माँ अर्थ का ख्याल रख रहे हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, इसको कर लीजिएगा। ये हमारी एक छोटी सी आपसे निवेदन है। मानव रूप में हमने सबने जन्म लिया, बस एक कमी रह गई, मानवता नहीं सीखी। मानव तो बन गए, ये नहीं पता मानव बने दानव बने। क्यों पता है? हमारे घरों से जो बच्चे पैदा होते हैं जिनको हम किन्नर समाज कहते हैं, जिनको पता नहीं किस किस गंदे नामों से बुलाया जाता है, मैं बोल भी नहीं सकता, अपने मुंह से निकल नहीं सकते शब्द, जिनको भगवान राम का आशीर्वाद है कि भी वो जिसको आशीर्वाद दे देंगे वो उसका घर फलीभूत हो जाएगा, उन लोगों को हम लोगों ने समाज में तिरस्कार करके, बहिष्कार करके छोड़ दिया है।
लूटने के लिए, पिटने के लिए, रेप होने के लिए, एक्सप्लॉइट होने के लिए, इमोशनली, फिजिकली कैसे कैसे नहीं होते हैं। ये दुर्भाग्य है मानवता का, इंसानियत का। उसको कहते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। मैंने जब इसको महसूस किया, मेरे दिल से कराह निकली और आवाज़ आई, सुशील अग्रवाल, अगर जो तुम्हारे घर में कोई ट्रांसजेंडर पैदा होता तो तुम क्या करते? क्या छोड़ देते? अपने घरों में पागल भी बच्चे पैदा हो जाते हैं, पता लगा हाथ पाँव नहीं ऐसे भी पैदा हो जाते हैं, क्या उनको मार देते, छोड़ देते? नहीं करते ना। जब उनको घर में पाल के रखते हैं तो ट्रांसजेंडर में प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं रह सकते हमारे समाज के अंदर? ये किसने कह दिया? कहाँ लिखा हुआ है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए? किस प्रकार के सामाजिक दुख की बात करते हैं हम लोग? आज के लोग कैसे कैसे गंदी हरकतें करते हैं, उसको छोड़ के जो इज्जत से ज़िंदगी जीना चाहते हैं उनको हमने जीने का हक नहीं दिया। ये हमारा दुर्भाग्य है मानवता का। इसलिए मैंने इनिशिएटिव क्या लिया कि मैं इन लोगों के लिए जीविका का आधार बनाऊंगा। मैंने जब भी इनसे पूछा कि आप भीख क्यों मांगते हो, तो बोलते बाबू हमको काम नहीं देता। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डेड है। मैंने कहा अच्छा रियली मैं ऐसी आप काम करना चाहते हो? बोला हमको काम दो ना बाबू, हम तो करने को तैयार है। बोला नहीं मिलता तो हम क्या करें, भूखा थोड़ी मरेंगे, तो कहने को तो भीख मांगेंगे ना हम लोग। तो मुझे दुख आया। मैं अब क्या कर रहा हूँ कि एक अपने पास फैक्ट्री क्रिएट कर रहा हूँ जो प्लास्टिक रिसाइकल के लिए इन लोगों को दी जाएगी, जिसपे ओनर यही होंगे, ऑपरेटर भी यही करेंगे, सब कुछ शटर पे चलाएंगे, सब कुछ ये होगा, इन्हीं का ही मालिक है। नुकसान नहीं होगा, नुकसान मेरी गारंटी है, प्रॉफिट 100% उनकी गारंटी है, उनको मैं करके दूंगा। ऐसा करके एक मॉडल फैक्ट्री बनाने का मैं पूरे भारत में मुहिम चलाना चाहता हूँ। सारे कॉर्पोरेट, सारी एनजीओ, जितने लोग अपना को इंसान कहने का क्लेम करते हैं, हम इंसान है, प्लीज़ जुड़ जाएगा इस मुहिम के अंदर। और इन लोगों को डिग्निटी दिलानी है। उसके लिए क्या करना है, चाहे पापड़ बेले, चाहे छोटे छोटे कपड़े बनाए, चाहे दिया बनाए, चाहे लैंटर्न बनाए, चाहे कहते लैम्प बनाए, चाहे किसी प्रकार की कोई चीज़ जो आपको लगता है बनाई जा सकती है, इनसे बनवा लीजिए ना। आप किसी और को पैसे दे रहे हैं, इनको दे देंगे तो प्रॉब्लम क्या है? अपने नाम से ब्रांडिंग करिए ना। इसलिए मैं इनको मान के चलता हूँ, ये जो फैमिली है ना, ये जो लोग हैं, ये ऑर्डिनरी लोग नहीं है, ये है आशीर्वाद फैमिली। क्योंकि ये आशीर्वाद देने के लिए ही पैदा हुआ कि सबको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, आशीर्वाद लेने के बाद उनको जूते मार मार के उनको मार्केट सोसाइटी से भगा देते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। मैंने सोचा कि इसको काम को मुझे करना है, मुहिम लेके करना है। मुझे नहीं पता मैं कितना कामयाब होऊंगा, फेल हो जाऊंगा, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैंने शुरुआत तो करी है, जो से जो जलती है। मैं चाहता हूँ पूरे भारत में लोगों के अंदर जागरूकता आए और इस कम्युनिटी को हम सपोर्ट और रिस्पेक्ट दे करके, उनको सम्मान दे करके वो अपने पाँव पर खड़ा उसके इस प्रकार का कार्यक्रम करने की कोशिश करें। उसकी मैंने मुहिम की। इसको बोलते हैं मिशन आशीर्वाद।